Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं एंड मैंने देखा है कि आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं मुझे एंड कह रहे हैं कि मैम और कंटेंट डालिए सो एक्चुअली आई वाज ऑक्युपाइड विद सम वर्क सो अब अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है और मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं वीडियोस कंटिन्यूटी में अपलोड करती रहूं and it is 700 subscribers now. Thank you so much. I am really grateful for each and every one of you for supporting me and for watching my videos, and ऐसे ही please keep supporting and keep liking and sharing my content. I'll try कि मैं और ज़्यादा content डालूं because the when you subscribe, when you comment, when you like, it gives me motivation, it gives me encouragement, so I will try to do that now. एंड प्लीज आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबडी. नाउ लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक एंड नो बहुत टाइम हो गया है इसका पहला पार्ट डाले हुए, द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोलास. तो पार्ट वन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इसमें पार्ट टू में हम जो रिमेनिंग सेक्शन है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. So we have already given, I've already talked about the introduction, about the empire, and some of the features of administration, such as central administrations, ministers and officials, provincial administration. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्निंग असेंबलीज के बारे में. सो देखिए, अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें चोला के टाइम पे, तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटेबल फीचर इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, तो कि वो अब लोकल लेवल पे किस तरीके से गवर्न करने करते थे और कौन कौन सी असेंबलीज थी जो इसमें मेजर रोल प्ले करती थी. तो हमें उस समय पे दो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं विच बिलोंग टू द पीरियड ऑफ परंतका वन, जो कि हमें मिला है उतारी मिरूर में, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द फंक्शंस ऑफ विलेज काउंसिल्स. सो हर एक विलेजेस जो होते थे, मतलब जितने भी विलेजेस हैं, वहां पे उनकी अपनी एक जनरल असेंबली होती थी which administered control over all the affairs of the villages and was free from the control of the central government. तो आप देखेंगे विलेजेस की अपनी विलेज असेंबली होती थी जहां वो अपने लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे और सारे अफेयर्स से रिलेटेड, चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड हो, चाहे फिनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी जो भी चीजें हैं, वो खुद अपने सारी इन सारे अफेयर्स को संभालती थी. और वहां पे आप देखोगे सेंटर की तरफ से कोई भी जो है इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी. इट वॉज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी फोर असेंबलीज थी. तो आप ये देख सकते हैं, देयर वाज अ असेंबली नेम्ड नाटर, देन नगरट्टर, उर एंड सभा. तो ये फोर टाइप्स की आपको असेंबलीज मिलेगी विलेजेस में और अलग अलग लेवल पे. तो हम पहले डिस्कस करते हैं नटर असेंबली के बारे में. सो दीज वर रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज ऑफ नाडूज. सो नाडूज हमने पहले जो वीडियो करी है पार्ट वन, हमने उसको डिस्कस किया है कि जो एम्पायर है इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस जिनको मंडलम बोला जाता था, और मंडलम आगे चलकर डिविजन्स में डिवाइडेड है जिसको वलनाडुज बोला जाता था, एंड वलनाडुज जो है आगे डिस्ट्रिक्ट्स में जिनको नाडुज बोला जाता है डिवाइडेड है, एंड फाइनली उर्स में जिस जो कि विलेजेस होते थे. ठीक है, सो वैसे ही आप देख सकते हैं कि नाडुज में जो असेंबली रिप्रेजेंट करती थी उसको हम नाटर कहते हैं, मतलब वो नाटर असेंबली होती थी. और ये क्या देखती थी, जो डिस्ट्रिक्ट में नाडूज में सिविक प्रॉब्लम्स है वो देखती थी. एंड जो हेड होता था नाडू का उसको बोला जाता था नाटर. और जो काउंसिल ऑफ नाडू है इट वाज कॉल्ड नटावई. ठीक है, तो जो काउंसिल नाटर में आपको देखने को नाडू में मिलेगी डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोला जाता था नटावई. और ये बात करते थे, दे ट्राई टू प्रमोट एग्रीकल्चर, इसके साथ इरिगेशन वर्क को सुपरवाइज करते करते थे, इसके साथ साथ दे ट्राई टू गिव प्रोटेक्शन टू द पीपल एंड टैक्स कलेक्शन. तो ये इनके मेन वर्क्स होते थे, ये काम वो करते थे. एंड इसके साथ साथ दे ऑल्सो एग्जीक्यूटेड लैंड ग्रांट्स मेड बाय द किंग एंड बेस्टोड लैंड ऑन टेम्पल्स. तो जो भी लैंड ग्रांट्स किंग दे रहे हैं उसके ऊपर वो उस ध्यान रखते थे और फिर वो आगे फर्दर जो है टेम्पल्स को
देते थे। तो इस तरीके से ये जो है विलेज असेंबली वो काम करती थी। इसके बाद जो नेक्स्ट असेंबली आती है उसको बोलते हैं नगरट्टर। सो नगरट्टर जो असेंबली थी, इट वाज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। तो देखो, मर्चेंट्स या ट्रेडर्स या आर्टिसंस है, उनकी भी एक अपनी बॉडी होती थी, एक अपनी काउंसिल होती थी, जिसको बोला जाता था नगरट्टर। और ये क्या चीज डील करती थी, दे लुक्ड आफ्टर द सिविल एंड ट्रेड प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी और नगरम। तो सिटी को नगरम भी बोलते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स के साथ ये टैकल करती थी। एंड बिकॉज आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रेडर्स और मर्चेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैंडल करती थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो नाडू और नगरम है, ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट के साथ वो काम करती थी। बट अगर आप नगरम को देखोगे तो इट हैड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, मतलब कि अपने हिसाब से वो चलती थी, उनका जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो खुद ही बनाते थे। एंड नगरम की अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो हेल्ड लैंड इन कॉमन, participated in temple administration and performed the task of levying taxes and rendering services to the local ग्रुप्स। तो ये इनका काम था कि जो भी टैक्सेस हैं उसको देख रहे हैं, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर रहे हैं। सो दीज वर द मेन ड्यूटीज ऑफ द नगरम। ठीक है, सो ये हो गया नगरट्टर असेंबली, और ये नगरम के साथ मिलके काम करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे उर। उर को बोला जाता है विलेज। तो आप देखोगे, सो उर वाज द जनरल असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण लैंड होल्डर्स ऑफ द विलेजेस। तो जो नॉन ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण कम्युनिटी से नहीं है, वो जो लैंड होल्डर्स थे विलेज के, वो इस असेंबली को उर को देखते थे। एंड द लोकल पीपल असेंबल टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स विदाउट एनी फॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर टू बी एडहर्ड टू। तो मतलब, तो नॉन ब्राह्मण जो है, तो जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं गांव के, वो सब एक साथ इकट्ठे होते थे। और ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर फॉर्मल तरीके से वो सब प्रेजेंट होते थे, इनफॉर्मली वो लोग मीटिंग करते थे, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है या जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है उनको वो डिस्कस करते थे। इसके बाद जो अलुंगनट्टर जो है, इट वाज द एग्जीक्यूटिव कमेटी, अलुंगनट्टर। और ये जो है, इट वाज द रूलिंग ग्रुप ऑफ द उर। तो एक और कमेटी है जिसको अलुंगनट्टर बोला जाता है। और उर वाज ओपन टू ऑल द एडल्ट मेंबर men, but was dominated by the older member of the villages। तो आपको पता है विलेजेस में जैसे पंचायत भी अगर आप देखेंगे तो उनके मेंबर्स भी कौन होते हैं, जो एल्डरली होते हैं। तो सिमिलरली आप देखोगे कि ये जो उर थी, इसमें भी आप देखेंगे कि जो मेंबर्स हैं वो मेनली डोमिनेट उसको कौन करते थे, एडल्ट मैन, जो ओल्डर मेंबर है ऑफ द विलेजेस। सो नाउ इसके बाद आप देखेंगे जो मेंबर्स थे ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ उर वर कॉल्ड शशक गना और गन्नम। ठीक है, तो उर के जो एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर्स हैं उनको बोला जाता था शशक गन और गन्नम। और उनका मेन फंक्शन क्या था, क्या वो काम करते थे, तो वो विलेज लैंड को सुपरवाइज करते थे, एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल, परचेज एंड गिफ्ट, की लैंड को सेल करना, परचेज या अदर्स जो स्टफ है उनको वो टैकल करते थे। इसके साथ नेक्स्ट आता है सभा, जो लास्ट असेंबली है, या सभा, इसको महासभा भी बोला जाता है। ये काफी पावरफुल विलेज असेंबली थी विच कंसिस्टेड ऑफ द ब्राह्मण विलेजर्स। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि जो उर है वो नॉन ब्राह्मण्स की असेंबली है, और जो सभा और महासभा है वो ब्राह्मण, जो विलेज के ब्राह्मण्स है उनकी असेंबली है। और ये काफी मल्टीपल, काफी बहुत सारी कमिटीज इसको असिस्ट करती थी। और अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल कंट्रोल ऑफ द रॉयल ऑफिशियल्स, द सभा एंजॉयड फुल पावर्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पावरफुल असेंबली है। ठीक है, इनको काफी ज्यादा पावर थी हर एक मैटर में, अगर आप देखेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं सभा, और इसको महासभा भी बोलते हैं, इट इज द सेम थिंग। ये काफी पावरफुल असेंबली थी। और इनके पास दे ओन्ड विलेज लैंड्स, इनके पास पावर थी कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन की। दे डिस्पोज्ड ऑफ पेटी क्रिमिनल केसेस, कुछ देख रहे हो क्रिमिनल केसेस भी सॉल्व कर रहे हैं। एंड दे लुक्ड आफ्टर दी प्राइमरी एजुकेशन। तो दैट इज हाउ यू विल सी कि ये काफी पावरफुल असेंबली थी। और इनके जो मेंबर्स हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते थे। और ये ऑफिस क्या 1 ईयर के लिए हेल्ड रखते थे, दे यूज टू हेल्ड ऑफिस फॉर 1 ईयर। एंड द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली वर हेल्ड इन अ टेम्पल और इन अ पब्लिक हॉल। तो इनकी जो भी मीटिंग से कहाँ होती थी, मंदिर में या किसी पब्लिक हॉल में। और ये कौन कौन सी अफेयर्स को मैनेज करती थी, सो द सभा मैनेज मोस्ट ऑफ इट्स अफेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी कॉल्ड वरियम। तो उसके लिए भी, कि किस तरीके से अपने अफेयर्स को देखना है, उसके लिए भी एक कमिटी थी जिसको वरियम बोला जाता था। तो जहां पे आप देखोगे एजुकेटेड पर्सन ओनिंग प्रॉपर्टी वर इलेक्टेड। तो पढ़े लिखे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है वो इस पोजीशन के लिए या इस कमिटी के मेंबर बनते थे। एंड इसके साथ साथ रिपोर्टर्स भी अपॉइंट किए जाते थे सभा में, जिनको बोला जाता था वरियर।
रिपोर्टर्स देखो उस समय पे आप देखेंगे कि रिपोर्टर्स होते थे और ये रिपोर्टर्स क्या करते थे, ये इन्फॉर्मेशन लाके कमिटी को देते थे। तो आप स्पाई को भी समटाइम्स आप देखेंगे मॉडर्न एम्पायर में आगे चलकर उनको रिपोर्टर्स बोला जाता है। ठीक है, खैर वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि रिपोर्टर्स इनको सारी इन्फॉर्मेशन लेके प्रोवाइड करते थे। एंड जनरली वरियर वाज असाइंड सम ऑफ अदर स्पेशल टास्क, मतलब और भी उसको काम दिए जाते थे। एंड सभा कुड सेटल न्यू लैंड्स एंड एग्जीक्यूटिव ओनरशिप राइट्स ओवर देम। तो जो भी अगर नई जमीनें हैं उसका क्या करना है, कैसे उसकी ओनरशिप को सेटल करना है, वो सारी चीजें वो देखते थे। एंड इट कुड ऑल्सो रेज लोन्स फॉर द विलेज एंड लेवी टैक्सेस। तो ये लोन्स जो है वो रेज करते थे, इसके साथ टैक्स भी कलेक्ट करते थे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन। तो सभा आप देखोगे काफी पावरफुल है। तो एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ, 4 असेंबली है, एक है नटर असेंबली, दूसरी है नगरट्टर असेंबली, तीसरी है उर और लास्ट है सभा। ठीक है, या जिसको हम महासभा भी बोलते हैं। सो जो नाडू है, नट्टर जो असेंबली है वो आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट्स में थी जिनको नाडू बोला जाता है, और इनके हेड को नट्टर बोला जाता था नाडू के। और इनकी एक काउंसिल होती थी जिसको नटावी बोला जाता था, और ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर को देखते थे, इरिगेशन, ठीक है, टैक्स कलेक्शन, ये सारे काम वो देखते थे। इसके बाद है नगरट्टर असेंबली, ये ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और आर्टिसन की असेंबली होती थी, जो कि सिविल प्रॉब्लम इसके साथ ट्रेड के प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करते थे, और ये नगरम के साथ म्यूचुअली मिलके कोऑपरेशन के साथ ये लोग काम करते थे। इसके बाद उर है, जो आप देखेंगे वो नॉन ब्राह्मण लैंड होल्डर्स हैं, जो मतलब ऑब्वियसली जिनके पास लैंड है बट वो ब्राह्मण कम्युनिटी से नहीं है, वो इस असेंबली को संभालते थे। और इनफॉर्मली ये अपनी मीटिंग करते थे और अपने जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो वहां पे डिस्कस करते थे। अब इसको हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमिटी भी थी जिसको अलुंग नाटर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके आप देखोगे कि मेनली जो एल्डर मैन होते थे विलेज के, वो इसके मेंबर होते थे। और इसके जो मेंबर्स थे ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ वुर, उसको बोला जाता था शशाक गना और गन्नम। और इनका फंक्शन क्या था, विलेज लैंड को सुपरवाइज करना। देन सभा एंड महासभा, ये काफी पावरफुल असेंबली है, और इसको बहुत सारी कमिटीज जो है असिस्ट करती थी। ठीक है, ये विलेज लैंड्स ओन करती थी, टैक्स कलेक्ट करती थी, प्रिटी क्रिमिनल केसेस डील करती थी, एंड प्राइमरी एजुकेशन को भी देखती थी। और इसका जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते थे, और ये हेल्प करते थे ऑफिस फॉर 1 ईयर। इसके बाद इसको बहुत सारी कमिटीज थी जो इसको हेल्प करती थी, जिसमें से एक है वरियम, और जिसके मेंबर्स होते थे एजुकेटेड पर्संस ओइंग प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो इसके लिए इलेक्ट किए जाते थे। इसके साथ साथ रिपोर्टर्स होते थे जो सभा अपॉइंट करती थी, जिनको बोला जाता था वरियर। ठीक है, सो ये अलग, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकल अगर हम देखें असेंबलीज हैं जो डिफरेंट लेवल पे काम कर रही हैं। सो ये तो हो गया लोकल सेल्फ गवर्निंग असेंबलीज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जाता है, तो मेनली फाइनेंस में आप देखोगे दो चीजें होती हैं, कि पहला तो रेवेन्यू आता कहाँ से, और दूसरा उसको कहाँ पे स्पेंड किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट वर द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द चोला रूलर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उस समय पे होता था, दैट वाज लैंड रेवेन्यू। तो हम देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू जो है वो कितना परसेंटेज का लैंड रेवेन्यू वो जो है इम्पोज किया जाता था। सो विद रिगार्ड टू द चोला टैक्सेशन सिस्टम, द मेथड वाज ट्रेडिशनल वन, एंड द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज द लैंड टैक्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड वो फॉलो करते थे, और मेनली सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही आता था। और वो कितना कलेक्ट करते थे, जो 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पेजेंट्स। इसके साथ एक डिपार्टमेंट था लैंड रेवेन्यू का, जिसको बोला जाता था पुरावु वरी तिनई कल्लम। ठीक है, तो ये एक लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। एंड जो नाडू है, इट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद पीरियोडिकल सर्वे किए जाते थे, जिसमें वो देखते थे क्वालिटी कैसी है लैंड की, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो रेवेन्यू जो है वो डिसाइड करते थे। और जो अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज थे, मतलब एक तो लैंड रेवेन्यू होगा, इसके अलावा जो पैसे उनको आते थे वो कहाँ से आते थे, जो वो ड्यूटीज इम्पोज करते थे, इसके साथ टैक्सेस ऑन एनिमल्स, टैंक्स, oil mills, etc. And जो cultivated lands थे, they were carefully surveyed, and all holdings were properly registered at least a century before the famous doomsday record of William द कॉन्करर। ठीक है, तो ये तो खैर डूम्सडे रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया है,
ठीक है, बट उससे पहले जो है आप देखेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये अपने लेवल पे मेंटेन करके रखते थे सारी इंफॉर्मेशन की, मतलब कितनी कल्टीवेबल लैंड है, ठीक है, किसके पास कितनी होल्डिंग्स है, ये सारा डेटा इनके पास ऑलरेडी होता था। और लैंड रेवेन्यू जो होता था वो आप देखेंगे 1/6 किया जाता था कलेक्ट। और दो दो तरीके से होता था, या तो आप कैश में करोगे काइंड में, या तो गोल्ड में करते थे, या फिर वो लोग गोल्ड करेंसी जिसको कसु बोला जाता था, या तो उसमें कलेक्ट करते थे या काइंड में। तो आप देखोगे मेनली जो पेजेंट्स हैं वो काइंड में ही रेवेन्यू पे करते थे। द टेनेंसी वाज ऑफ टू काइंड्स, आप देखेंगे इन सम विलेजेस लैंड वाज कलेक्टिवली ओन्ड बाय ऑल द पीपल, कि मतलब इकट्ठा पूरा ग्रुप जो है जमीनों को ओन कर रहा है, ठीक है, दो तरीके के। और एक है प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। सो एक तो कलेक्टिवली लैंड जो है विलेज के लोग ओन कर रहे हैं, और वो एक कॉर्पोरेट एंटिटीज के अकॉर्डिंग ही रेवेन्यू पे करते थे, मतलब इकट्ठा मिलके वो रेवेन्यू पे करते थे। और दूसरी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की एक इंडिविजुअल उसको ओन कर रहा है, एंड उसी से फिर डायरेक्टली जो है किंग रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। तो दो तरीके की टेनेंसी है। और जो असेसमेंट है ऑलरेडी जो ऑफिशियल्स होते थे वो देख के जाते थे कि लैंड कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उसके बेसिस पे वो ऑलरेडी जो है इट वाज प्री फिक्स्ड कि कितना रेवेन्यू उनसे लेना है, एंड इट वाज मोस्टली पेड इन काइंड। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अलावा देखिए, एक तो लैंड ओनर्स हो गए, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, वर्किंग मेन थे, जो जो विलेज असेंबली में दे हैड नो से इन द विलेज असेंबली एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनकी आवाज लोग ज्यादा मतलब सुनता नहीं था कोई, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो काम नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो वर्किंग मेन की पॉपुलेशन थी, जो मेनली सर्फ्स होते थे, एंड दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट, and they were employed for the reclamation of wasteland, clearing of forest and building of temples। तो ये सारे काम होते थे, बट उनकी ज्यादा कोई से नहीं थी इन असेंबलीज में। एंड इसके बाद जो रेसिडेंशियल पोर्शन जहाँ पे लोग रहते थे विलेज का, वो उसको बोला जाता था उरनट्टम। एंड दीज एंड अदर लैंड सच एज द लैंड्स बिलोंगिंग टू टेम्पल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। तो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था, और इसके साथ जो मंदिर हैं उनसे भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था। अब इसके अलावा और कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम थे, तो आप देखेंगे द स्टेट मेजर सोर्स ऑफ इनकम वाज लैंड टैक्स। उसके अलावा जो स्टेट जो है टैक्स कलेक्ट करती थी वो करती थी फ्रॉम माइंस, forest, custom duties on goods taken from one place to another, cattle tax, salt tax and the equivalent in forced labor। तो ये कुछ important taxes थी जो कि other than लैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती थी। इसके बाद और भी कुछ प्रोफेशनल टैक्सेस होते थे, ड्यूज लेविड ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, जैसे शादी के ऊपर, या कोई जुडिशियल फाइन्स है वहां से जो ड्यूज आते थे वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था। इसके बाद बुरे समय पे आप देखोगे देयर वर रेमिशन ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्सेस हटा दिया जाता था। और ये हमें देखने को मिलेगा कुलू टुंगा वन जो थे, एक काफी फेमस रूलर इस डायनेस्टी के, उन्होंने जो है टोल एबॉलिश कर दिया था, मतलब इन द हार्ड टाइम। और इसी वजह से उनको सुंगम तवीरत्ता चोलन भी बोला जाता था, उनको ये टाइटल दिया गया था सुंगम तवीरत्ता चोलन, क्योंकि उन्होंने टैक्स अबॉलिश कर दिए थे। अब ये तो हो गया मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता था। सो द चीफ आइटम्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वर द किंग एंड हिज कोर्ट। तो मेनली आप देखोगे राजा और उसके दरबार में पैसा खर्च किया जाता था। इसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनकी सैलरी देने में, आर्मी में, नेवी में, इसके साथ रोड्स में, इरिगेशन टैंक्स बनाने में, चैनल्स कंस्ट्रक्ट करने में, टेम्पल्स को डोनेशन देने में, और इसके अलावा और रिलीजियस एंडोमेंट्स में जो है मेनली इनकम को स्पेंड किया जाता था। आप देखेंगे जो चोला किंग है वो काफी ज्यादा पैसा लगाते थे पब्लिक यूटिलिटी के काम में, उससे रिलेटेड वो रोड्स मेंटेन करते थे, ब्रिजेस बनवाते थे, ठीक है, फेरीज को हैंडल करते थे, इरिगेशन के लिए लोगों को हेल्प करते थे। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी बाय राजेंद्र चोला नियर गंगई कोंडा चोलापुरम। इट वाज 16 miles in length and width, and the stone
स्लूज एंड द चैनल्स। तो आप देखोगे कि डैम्स भी कंस्ट्रक्ट करवाई गई हैं चोलास के टाइम पे, लेक बनाई गई है। तो दिस ऑल शोज की पब्लिक यूटिलिटी के वर्क पे जो रूलर्स थे वो काफी स्पेंड करते थे। इसके बाद उन्होंने काफी टेम्पल्स बनाए हैं, उस वहां पे पैसा लगता था, इन्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, जिससे कि लोगों को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जा सके, ठीक है। सो ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द चोला ट्रेड। तो ट्रेड के थ्रू भी उनके पास इनकम आती थी। ट्रेड दो तरीके से होता था, बोथ इंटर्न इनलैंड एंड एक्सटर्नल। और ये दोनों तरीके से आप देखोगे ट्रेड इनके समय पे काफी फ्लरिश किया है। एंड चोलास ने अपने जो ट्रेड लिंक्स है वो साउथ एशियन कंट्रीज के साथ भी काफी अच्छे बना के रखे हैं। और जो trade था, it was quite easy and brisk. The traders could move freely without any fear of robbers, मतलब कोई चोरी का डर नहीं था। जो व्यापारी थे वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। और जो किंग्स थे, they extended their patronage to the merchant organization by issuing royal charters for establishing mercantile towns। तो आप देखोगे राजा जो हैं, जो रूलर हैं, वो भी एक तरीके से जो ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि वो और ज्यादा ट्रेड जो है उनके समय पे फ्लरिश करे। तो एक तरीके से सपोर्ट आप देखोगे मिल रहा है। इसके साथ आपको इस समय पे कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स, ट्रेडिंग टाउन्स भी मिलेंगे, जैसे कि कौन कौन से थे, कांजीपुरम एंड थंजावुर। इसके बाद ट्रेड जो है वो दूसरे कंट्रीज के साथ होता था, जैसे कि बर्मा के साथ होता था, सीलोन के साथ, आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, मलाया। और जो मेन आइटम्स थी ट्रेड की वो थी सैंडलवुड, सिल्क, पर्ल्स, गोल्ड, प्रेशर स्टोन, सेंटेड पेस्ट, फ्लावर्स, फिश एक्सेट्रा। और मेनली आप देखोगे बाटर सिस्टम यूज किया जाता था। एंड इवन पैडी वाज यूज एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज। बट इसके साथ साथ हमें कुछ गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं उस समय पे, जिनको बोला जाता था पॉन, कसु, कलंजू। एंड देयर वर आल्सो सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड, ठीक है। तो ये हो गया चोला ट्रेड के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो रेवेन्यू के सोर्सेस क्या थे, एंड हमने एक्सपेंडिचर देखा। और फिर हमने देखा कि जो चोला का ट्रेड है चोला टाइम पे वो काफी फ्लरिश कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। सो जुडिशरी कैसा था वो देख लेते हैं हम क्विकली। सो जो जुडिशियल सिस्टम था उस समय पे चोला एम्पायर का, इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। और जो किंग होता था, ही वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो उसने कह दिया वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और जस्टिस जो है, इट वाज एडमिनिस्ट्रेड मेनली बाय द रॉयल कोर्ट और धर्मसान, विच कंडक्टेड इट्स अफेयर थ्रू लर्नेड ब्राह्मण्स। तो आप देखोगे रॉयल कोर्ट और धर्मसना, धर्मासना होता था, ठीक है। रॉयल कोर्ट या धर्मासना एक ही बात है, ठीक है, जो कि जस्टिस इम्पार्ट करते थे। और इसमें मेंबर्स कौन होते थे, लर्नेड ब्राह्मण होते थे। एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे विलेज कोर्ट्स थे, कास्ट पंचायत्स थी, जो ये जुडिशियल मैटर्स को डील करते थे और ये मेक श्योर करते थे कि सब लोगों को इक्वल जस्टिस जो है वो इम्पार्ट कर सके। इसके साथ जो जस्टिस था, इट वाज कैरिड बाय द विलेज असेंबलीज थ्रू द कमिटीज कंप्राइजिंग ऑफ न्यायाटर। ये मैंने अभी ऑलरेडी आपको जब लोकल सेल्फ गवर्निंग असेंबलीज करवाया था तब मैंने बताया था कि ये जो न्यायाधीश हैं या कुछ ऐसी असेंबलीज भी थी जो जुडिशियल मैटर्स को भी डील करती थी। और ट्रिजन मतलब अगर कोई धोखा देता है राजा को, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता था, ठीक है। और इसके साथ और कुछ ऑर्डिनरी क्राइम्स होते थे, जिससे क्रिमिनल, अगर कोई सिंपल छोटा मोटा क्राइम है तो उसमें क्रिमिनल्स को फाइन किया जाता था या इम्प्रिजन किया जाता था। इसके बाद एक और प्रोविजन था फॉर विपिंग, मतलब कोड़े मारे जाते थे अगर कोई गलती आपने क्राइम किया है। इसके साथ साथ अगर कोई हीनियस क्राइम किया है किसी ने, तो उसमें क्या पनिशमेंट मिलती थी, एम्पुटेशन ऑफ लिम्स और बाय बीइंग ट्रैम्पल्ड टू डेथ बाय एन एलिफेंट, मतलब या तो हाथी के पैर के तले उसको कुचल दिया जाता था या उसके शरीर के कोई बॉडी पार्ट्स जो है वो कट कर दिए जाते थे। इसके साथ द फेसेस ऑफ थीव्स एंड बैड एलिमेंट्स वर ब्लैकेंड एंड दे वर मेड टू राइड ऑन डोंकीज। तो मतलब ऐसी भी पनिशमेंट होती थी कि पूरे चेहरे को काला कर दिया और उसको गधे पे बिठा के पूरे शहर में घुमाया, तो ऐसी पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो इन सारी चीजों से दिखता है कि चोला रूलर्स जो थे दे वर वेरी पर्टिकुलर इन गिविंग इम्पार्शियल जस्टिस टू द पीपल। तो इस तरीके से जो है हिस्टोरियंस वो लिखते हैं कि बिल्कुल सही जस्टिस इम्पार्ट करते थे चोला रूलर्स।
अब ये था जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लास्टली हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखोगे काफी बड़ी मिलिट्री थी, आप देखेंगे जिसमें कि आपको आर्मी तो दिख रही है, इसके साथ साथ नेवी भी काफी स्ट्रांग थी चोला रूलर्स की। एंड दे मेंटेन्ड अ वेल डिसिप्लिन्ड, पावरफुल एंड अ वास्ट आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ कितनी यूनिट्स होती थी, इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, वॉर एलिफेंट्स थे एंड नेवी थे फॉर द एक्सपेंशन एंड डिफेंस ऑफ द एम्पायर। तो ये इनकी मेन फोर्स थी। अबाउट 70 रेजिमेंट्स वर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस। तो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें पता लगता है कि 70 रेजिमेंट्स की बात हुई है। जो रॉयल ट्रूप्स थे उनको बोला जाता था कई काला, कई कोला पेरू पेरुमपदई, केरुकुला पेरुमपदई। एंड ये रॉयल ट्रूप्स को बोला जाता था। इसके साथ साथ जो राइट हैंड यूनिट्स होती थी ऑफ द आर्मी कॉर्प्स उनको बोला जाता था वलई करार। एंड अटेंशन वाज आल्सो गिवन फॉर ट्रेनिंग की मतलब प्रॉपरली जो सोल्जर्स है उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती थी। जो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स है उनको बोला जाता था कदगम्स। एंड मिलिट्री कैंटोनमेंट्स जहाँ पे आप देखेंगे लोग रहते हैं, फैमिलीज भी सब मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में रहती है, तो उस तरीके का कुछ रेफरेंस भी हमें मिलता है जिनको कदगम्स बोला जाता था। एंड सोल्जर्स वर आल्सो रिक्रूटेड फ्रॉम पेजेंट्स एंड आर्टिसंस ग्रुप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय ही रूलर्स बनेंगे, तो आप देख रहे हैं पेजेंट्स और आर्टिसंस भी जो है आर्मी में एम्प्लॉय किए जाते थे। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें आर्मी की, तो देर वर 1,50,000 स्ट्रेंथ, एंड जिसमें से 60,000 वॉर एलिफेंट्स थे। एंड जो आर्मी थी दे हैड द एम ऑफ मेकिंग देयर कैवलरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। वो चाहते थे उनकी कैवलरी जो है वो काफी स्ट्रांग हुए, और इसकी वजह से जो कैवलरी कौन सी होती है, जो घोड़सवार सेना होती है, तो इसके लिए वो जो घोड़े थे वो अरेबियन कंट्री से, क्योंकि अरेबिया की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां की जो हॉर्स की ब्रीड है वो काफी अच्छी मानी जाती है, तो वहां से हॉर्सेस ट्रेड किए जाते थे। एंड ड्यूरिंग द वॉर द किंग लेड द सोल्जर्स इनटू द बैटल फील्ड। तो राजा ही उनको सर मतलब सबसे आगे लीड करता था, और उसके साथ साथ वो सबको गाइड करता था। इसके साथ साथ अ वैलियंट सोल्जर हु डिस्प्लेड एक्ट्स ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड शिवलरी वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ क्षत्रिय शिखामणि। तो अगर किसी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है बैटल फील्ड में, अगर किसी सोल्जर ने, तो उसको ये टाइटल दिया जाता था क्षत्रिय शिखामणि। और इसके साथ साथ आर्मी ऑफ लोकल चीफ सप्लीमेंटेड रॉयल मिलिट्री एक्सपीडिशंस। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब रॉयल एक्सपीडिशंस करते थे, वो लड़ाई करते थे। इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेवी। एंड जो चोलास थे दे पेड स्पेशल अटेंशन टू देयर नेवी। नेवल अचीवमेंट्स ऑफ तमिल्स रीच इट्स क्लाइमैक्स अंडर द चोलास। एंड इन्होंने काफी, आप देखोगे मालाबार, कोरोमंडल कोस्ट, ये सिर्फ अपनी नेवल फोर्स साथ उन्होंने किया है इस एरिया को कवर। इसके साथ साथ उन्होंने बे ऑफ बंगाल में जो है इनफैक्ट द बे ऑफ बंगाल बिकेम चोला लेक फॉर सम टाइम। तो दिस शोज कि ना सिर्फ उन्होंने मतलब लैंड अगर देखे तो आर्मी के थ्रू उसको भी कैप्चर करा है, बट विद द हेल्प ऑफ नेवी उन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो, जैसे मालाबार, कोरोमंडल, बे ऑफ बंगाल को भी उन्होंने कैप्चर किया। And with the help of navy, the Chola kings were capable to conquer Maldives, Lakshadweep, Java, Sumatra, Malaya and Ceylon। तो ये छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं इनको भी ये कैप्चर करने में सफल रहे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चोला एम्पायर। ठीक है, अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो काफी पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन था। रूलर्स जो इसके टाइम के थे वो काफी पावरफुल थे, और इसी वजह से जो आप देखेंगे ये चोला एम्पायर काफी लंबे समय तक रहा और काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और ऑल्सो इन इंडियन हिस्ट्री, नॉट ओनली साउथ इंडिया, क्योंकि हम लोग साउथ इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं नॉर्थ में, बट आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया का भी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चोला एम्पायर। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीबडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। एंड मैं अब कोशिश करूंगी और ज्यादा वीडियोस डालने की, एंड आई विल ट्राई टू क्विकली फिनिश द सिलेबस ऑफ बीए सेमेस्टर 1। एंड इसके साथ साथ अब मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी टॉपिक्स के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।